नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए शेषनाथ पांडे जी की एक कहानी तारीख लेकर आई हूँ। शेषनाथ पांडे कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। इन दिनों मुंबई में रह रहे हैं और फिल्म, वेब सीरीज़, शॉर्ट मूवीज़ लिखने में लगे हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी तारीख। सर्दी की एक चढ़ती रात में हेमंत बाबू के अंदर उतरती हुई उदासी है। आज वे रिटायर हुए हैं। उन्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन वे रिटायरमेंट के बीत चुके और आने वाले वक्त के बीच किसी फांस को निकालना चाह रहे हैं। वे अपनी गोद में लैपटॉप खोलकर बैठे हैं। उनके बगल में उनकी पत्नी सुधा लेटी हुई है। उनके मेल के एड्रेस में ananya50@yahoo.co.in लिखा हुआ है। वे मेल के पेज पर हे अनन्या लिखते हैं। हेमंत बाबू बार बार कुछ लिखते हैं, मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। रिटायरमेंट के दिन की रात कैसी होगी? तुम तो इस रात से गुजर चुकी हो अनन्या। मुझे फेसबुक से पता चला था जब तुम्हारे रिटायरमेंट पर तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड्स तुम्हें नए जीवन, नई आज़ादी की शुभकामना और बधाई दे रहे थे। और मैंने भी 17 मार्च की उस ढलती रात पे बधाई नुमा एक मेल लिखा था। मैं तुम्हें अब तक हज़ारों बधाइयाँ तो भेज ही चुका हूँगा। रिटायरमेंट के दिन की रात वाली मेरी बधाई कैसी लगी तुम्हें? इतना लिखने के बाद उन्हें फिर कुछ समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन मार्क बढ़ाते चले जाते हैं। फिर वाइन की एक घूंट लेते हैं, एक सिगरेट जलाते हैं और आगे लिखते हैं। हाँ अनन्या, मैं तुमसे एकदम यही पूछना चाह रहा हूँ कि रिटायरमेंट के दिन की रात कैसी होती होगी। उस लेखक पत्रकार के लिए कैसी होती होगी जिसके पीछे कितना कुछ लिखना करना छूट गया होगा। उस व्यक्ति के लिए वो रात कैसी होगी जिसके बगल में उसकी पत्नी उस नींद के साथ सोई हुई है कि कल से उसके पति को ऑफिस नहीं जाना होगा, उसे कहीं नहीं जाना होगा। मैं अभी अपनी पत्नी की मधुर नींद को महसूस कर रहा हूँ। उसे लग रहा है कि मैं सितार या वीणा की तरह बज रहा हूँ और वो उस संगत में सो रही है। उसकी नींद कह रही है कि वो मेरे बाकी बचे सालों को अपने दामन से लपेट लेना चाह रही है। और मैं अपनी पूर्व प्रेमिका से पूछ रहा हूँ कि रिटायरमेंट के दिन की रात कैसी होगी। क्या यहाँ प्रेमिका कहना तुम्हें ज़्यादा चुभ गया होगा या पूर्व प्रेमिका कहना? मैं जानता हूँ सालों से भेजे गए मेरे पत्र और मेल तुम्हें वेध रहे होंगे, इसलिए उनका जवाब तुम कहीं अपने में डुबो ले गई हो। लेकिन मैं तुम्हारी चुभन महसूस कर सकता हूँ। दिल्ली की सर्दी में ये चुभन और महसूस हो रही होगी। मेरे शहर मनाली की एक दिन की सर्दी तुम्हें याद है? या तुमने उस 48 साल पहले की सर्दी से रिटायर ले लिया है या कत्ल कर दिया है उसका? चूँकि ये रिटायरमेंट के दिन की रात है, इसलिए ये चुभन उदासी की धुंध रच रही है। और इस रात में बैठा मैं तुम में उतर रहा हूँ ताकि धुंध से पार निकल जाऊँ। इसलिए कह सकता हूँ कि गहराई उदासी की हो या खुशी की, उसमें जहाँ तक उतरा जा सकता है उतर जाना चाहिए। हेमंत बाबू अभी इतना ही लिख पाते हैं कि उनकी पत्नी उठ के अलसाई हुई सी कहती है, क्यों उदासी में उतर रहे हो और उस बेचारी को भी उतार रहे हो? अब लिख दो कि रिटायर हो गया हूँ और तुमसे मिलने का ही काम रह गया है, मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। हेमंत बाबू मजाक करते हैं। ये भी लिख दो कि तुम्हारे साथ अब तक जी नहीं पाया वो जीना चाहता हूँ। हेमंत की पत्नी करवट लेती है और अलसाई हुई सी उनके पैरों पर अपना पैर रखती है और कहती है, 38 सालों से तो वो तुम्हारे एक पत्र का जवाब नहीं दे पाई और तुम हो कि क्या कहूँ तुमसे। फिर भी अगर लिख सकते हो तो लिख दो। इतना कह के वो इत्मीनान से सो जाती है। हेमंत बाबू आगे लिखते हैं, अभी पत्नी ने जो कहा उसका मतलब ये था कि मैं इधर उधर की बातें न करके तुमसे मिलने की अपनी बेचैनी की बातें करूं। कहूं कि तुम मुझसे मिलो। सुधा को पत्नी कहते हुए उतना ही खटकता है जितना तुम्हें प्रेमिका कहते हुए। इस पर सुधा सोई सी अनमना जाती है। हेमंत बाबू कहते हैं, लिख रहा हूँ बाबा, हर चीज़ का एक प्रोग्रेशन होता है। सुधा वैसी ही निश्चिंत सोई रहती है। हेमंत बाबू आगे लिखते हैं, तुम यकीन नहीं करोगी,
सुधा सो रही है, लेकिन मेरा सब पढ़ रही है। मैं सोचता हूँ और उसका वो जवाब देती है। मैं तुम्हारी सरहद पर भटकता हूँ तो ये अपनी सहरा में बुला लेती है। मैं तुम्हारी भंवर में फंसता हूँ तो वो अपने सागर में खींच लेती है। मैं तुम्हें चाहता हूँ। हेमंत बाबू आगे लिखना चाहते हैं कि और सुधा मुझसे प्यार कर ले जाती है। कोई प्यार करने वालों से कब तक मुंह चुरा सकता है अनन्या, जबकि वो खुद प्रेम में डूबा हुआ है। मैं सुधा से प्रेम करता हूँ। हेमंत बाबू सुधा की बातों पर लाचार से देखते हैं कि आखिर वो कैसे अपनी बात कहे। सुधा उठ के बैठती है। किसे यकीन दिला रहे हो? अरे वो भी लेखिका है और तुम मानते हो कि तुमसे अच्छी लेखिका है। हेमंत बाबू पैग लेते हुए सुधा को कुछ पल तक देखते हैं। उनके देखने में एक सवाल है, और तुम क्या हो? सुधा लेटती हुई कहती है, ये तो तुम जानते हो। सुधा करवट बदलती हुई अपनी आंख बंद करके रजाई अपने शरीर पर खींच लेती है। हेमंत बाबू लिखते हैं, मैं एक ऐसा लत्तर हूँ जिसने तुम दोनों से लिपट कर अपना विस्तार पाया है। सुधा का स्वीकार मेरे विस्तार का आधार बन के खड़ा है और तुम्हारा अस्वीकार मेरे विस्तार को संशय देता है। मैं तुमसे मिलकर इस संशय से मुक्त होना चाहता हूँ। इतना लिखने के बाद हेमंत बाबू सुधा से कहते हैं, आज तो पी लो, आखिर ये मेरे रिटायरमेंट के दिन की रात है। सुधा कहती है, अब तुम भी बंद करो, 2 पैक से ज़्यादा हो गया है। हेमंत बाबू पैक की आखिरी घूंट लेते हैं। हेमंत बाबू मिलने की बात लिखकर सेंड का ऑप्शन क्लिक करते हैं और पेट पर लैपटॉप रख के रिलैक्स का अनुभव करते हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं और नींद लग जाती है। सुबह आँख खुलते ही जब उनकी चेतना लौटती है तो वो हड़बड़ाए से अपना लैपटॉप देखना चाहते हैं। लैपटॉप बेड पर नहीं है, सुधा ने उठाकर टेबल पर रख दिया है। हेमंत बाबू जल्दी जल्दी में लैपटॉप खोलते हैं और मेल चेक करते हैं। मेल में रिप्लाई देखकर उनकी हैरानी और खुशी बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ ही पल में वो हैरानी एक स्थायी भाव में बदलने लगती है। उन्हें लगता है एक दिन तो ऐसा होना ही था, ठीक वैसे ही जैसे कल उनको रिटायर होना था और वो हो गए। वे सोचते हैं, क्या लंबी प्रतीक्षा भी एक स्थायी भाव में बदल जाती है? तभी सुधा हाथ में अखबार लिए आती है और कहती है, अगर ऐसा स्थायी भाव तुम्हारे मन में है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हेमंत बाबू चकित होकर सुधा को देखते हैं और पूछते हैं, तुमने पढ़ा वो मेल? उसने कहाँ बुलाया है मिलने के लिए? मनाली के मेरे घर पे, जहाँ मैं उससे आखिरी बार मिला था। सुधा कुछ बोलती नहीं, खिड़की से पर्दे हटाती है और अखबार देखने लगती है। हेमंत बाबू चहकते हुए उठते हैं और सुधा से कहते हैं, प्लीज़ तुम कुल्लू के लिए फ़्लाइट देखो। 1 महीने वो शिमला में रहेगी, 4 दिन बाद तो वो आ रही है। 1 दिन पहले चलेंगे, इसी बहाने घर वर की थोड़ी सफाई भी कर लेंगे। सुधा अखबार को किनारे रखती है। तुम बहुवचन में क्यों बोल रहे हो? चलेंगे, सफाई कर लेंगे। हेमंत हैरानी से देखते हैं, क्यों, तुम नहीं चलोगी? सुधा अपनी हैरानी बढ़ाते हुए पूछती है, मैं क्यों चलूँगी? हेमंत बाबू के सामने ये सवाल कुछ इस तरह से सामने आता है जिसका जवाब उनके पास नहीं। वे पल भर के लिए रुकते हैं। उन्हें लगता है कि इस सवाल का सामना उन्होंने थोड़ी देर और किया तो वे हमेशा के लिए रुक जाएंगे। इसलिए वे सुधा के हाथ से अखबार लेकर उसको लैपटॉप देते हैं और कहते हैं, 38 सालों से चलती आई हो मेरे साथ, तो अब किस लिए नहीं चलूँगी? अगर 38 सालों का कुछ भूल सुधार करना चाहती हो, ऐसा है तो मत चलो। सुधा कुछ कहने के बजाय अनन्या की मेल देख रही है। हेमंत बाबू सुधा की हामी जानना चाह रहे हैं। सुधा प्लीज़। सुधा लैपटॉप पर एक ट्रैवल ट्रिप का नया पेज खोलती है और कहती है, अच्छा तो यही होगा, हम आजकल में ही निकलते हैं। तुम्हारा बर्थडे इस बार वही मनाते हैं। हेमंत बाबू सुधा को चूमते हुए बाहों में भर लेते हैं। हेमंत बाबू जैसे जैसे मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं उनके अंदर कुछ भीगता जा रहा है। उन्हें लग रहा है उनके ज़हन का कोई स्रोत जो सूख गया था उसमें से एक धारा फूट पड़ी है। वे खिड़की पर केहुनी जमाए पेड़ों, पहाड़ों और मनाली के रास्तों में जैसे घुलते जा रहे हैं। उधर सुधा भी दूसरी खिड़की पर अपलक उन्हीं दृश्यों में डूबी हुई है। हेमंत बाबू सुधा के और करीब जाते हैं और कहते हैं, तुम क्यों इतनी खुश हो? आखिर वो तुम्हारी सौत भी हो सकती है।
सुधा प्यार से हेमंत बाबू को देखती है और कहती है, 38 सालों के इंतज़ार के बाद अपने प्रेमी को मिलते हुए देखना दिलचस्प भी हो सकता है। हेमंत बाबू सुधा के कंधे पर हाथ रखते हुए सामने की तरफ देखते हैं। उनकी पलकों पर आंसुओं का बोझ बढ़ने लगा है। मुझे डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ लौट जाऊँ। सुधा हेमंत बाबू के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, अगर उसका मिलने के लिए हाँ कह देना ही तुम्हारा हासिल था तो तुम लौट जाओ। हेमंत बाबू की आंखें भीग गई हैं। वो सुधा को अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा देते हैं। हेमंत बाबू मनाली के अपने घर में पुरानी पड़ चुकी चीज़ों को सहेज रहे हैं, किताबों को झाड़ रहे हैं और सूरज पहाड़ों के पीछे चला गया है। वे अलमीरा खोलते हैं, उसमें पुराने पड़ चुके कागज़ और पत्रों को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर पुरानी बातों से जुड़ने का एक सिरा मिल गया है। उनके चेहरे पर छूट चुके को पानी की खुशबू महक रही है। पुरानी चीज़ों को उलटते पलटते अचानक उनके हाथ में एक पुरानी कहानी लगती है। उनके चेहरे की खुशी और महक उठती है। वे कहानी पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़े चकित होते हैं कि उन्होंने ये कहानी कब लिखी थी। वे कहानी के पन्ने को इधर उधर पलट कर देखते हैं तो आखिरी पन्ने पर उनके साइन के साथ 17 मार्च 1978 लिखा हुआ था। अब उन्हें थोड़ी थोड़ी कहानी याद आने लगती है। वे थोड़े और खुश होते हुए सुधा से कहते हैं, अरे देखो, मेरी एक पुरानी कहानी मिल गई है। पता नहीं मैंने इसे छपने के लिए क्यों नहीं दिया था, जबकि कहानी अच्छी लग रही है। हेमंत बाबू कहानी पढ़ते हुए बैग की तरफ बढ़ते हैं। ओह गॉड, क्या इत्तेफाक है। कहानी का नायक भी रिटायरमेंट के बाद अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है। सुधा कहती है, इस संयोग पर तुम्हें हैरान होना चाहिए था और तुम हंस रहे हो। हेमंत बाबू सुधा की बातों पर अपनी हंसी को और अपनी शारीरिक मुद्राओं में उलझा देते हैं और कहानी को हाथ में लिए जोकर की तरह वाइन की बोतल के पास जाते हैं और अपना बैग बनाते हुए हर बार की तरह सुधा से पूछते हैं, तुम्हारे लिए भी बना दूँ? तुम्हारे लिए, जो कल दिलचस्प हो सकता है, उसकी शुरुआत आज रात से ही हो जाएगी। सुधा कुछ कहती नहीं, मुस्कराती हुई हेमंत को देखती है, फिर लैपटॉप पर नज़र डाल देती है। हेमंत बाबू वाइन की घुट लेते हुए कहानी पढ़ने में डूबने लगते हैं और बीच बीच में कहानी का कोई वाक्य पढ़कर सुधा को सुनाते हैं। कहानी पढ़ते हुए हेमंत बाबू के चेहरे पर हैरानी और खुशी की मिश्रित रेखाएं तैरने लगती हैं। वे सुधा से कहते हैं, अब याद आया, ये कहानी मैंने अनन्या से ब्रेकअप के ठीक बाद लिखी थी और इसे भेजने की कोशिश भी की थी। एक मज़ेदार वाक़या बताऊं? अनन्या ने जिस बात पर मुझसे ब्रेकअप किया था उसे पचा पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने अनन्या को खूब लंबा चौड़ा प्रेम और उलाहना से भरा एक पत्र लिखा। उसी समय मैंने ये कहानी पूरी की। तब कमलेश्वर शायद सारिका या कथा यात्रा का संपादन कर रहे थे और गलती से मैंने पत्र कमलेश्वर को भेज दिया और कहानी अनन्या को। तुम समझ सकती हो तब मैं कितना उलझन में रहा होऊंगा। अनन्या का कोई जवाब नहीं आना था, नहीं आया, लेकिन कमलेश्वर ने चुटकी लेते हुए मुझे एक पत्र लिखा। वो पत्र होगा मेरे पास। उस समय का सारा कुछ मैंने यहीं छोड़ रखा था। हेमंत बाबू अलमीरा में प्रेम पत्र खोजने लगते हैं। प्रेम पत्र के साथ वो पढ़ना शुरू करते हैं। कहानियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो भटकने के लिए अभिशप्त होती हैं, और यही दिक्कत प्रेम के साथ भी होती है। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है पार्टनर? आपकी जो भी जैसी भी दिक्कत है उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन प्रेम पत्रों को प्रकाशित करने की मेरी कोई योजना नहीं। भविष्य में मैं ऐसी किसी योजना में शामिल होऊंगा तो आपको ज़रूर इत्तला करूंगा। मेरी शुभकामना है कि तब तक आप अपनी इस ज़रूरी दिक्कत से भी निकल गए होंगे। हेमंत बाबू पत्र पढ़ के चहक से जाते हैं। तब मैं कितनी ग्लानि या अफसोस, न जाने क्या क्या से गुजरा होऊंगा। अभी ये वाकया मज़ेदार लग रहा है। वक्त कैसे हमारे देखने को बदल देता है ना। सुधा उन्हें प्यार से देखती है और कहती है, फिर भी वाकया वैसा ही रहता है, उतना ही ठोस, उतना ही आड़। बस उस वाकया से वक्त का कोई सिरा जुड़ जाता है और हम उस सिरे के संग हो लेते हैं। हेमंत बाबू सुधा से कहते हैं, जैसे तुम जुड़ गई हो मुझसे। अरे 38 सालों से कह रहा हूँ, आज तो पी लो, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा अपना ध्यान फिर लैपटॉप पर लगा देती है। हेमंत बाबू फिर से कहानी में डूबने लगते हैं।
और इस बार का डूबना जैसे उनके अंदर एक भय सृजित करने लगता है। सुधा गर्मी बढ़ाने के लिए एक और लाइट जला देती है, लेकिन कहानी का अंधेरा उन्हें कहीं और खींच लेना चाह रहा है। वे और रोशनी की ताक में खिड़की के पास आ जाते हैं और बाहर खड़े लैंप पोस्ट की रोशनी भी वो पा सकें। उनके अंदर घबराहट की एक भंवर उठती है। वे सुधा से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पाते। वे सुधा को देखते हैं, वो अभी भी लैपटॉप को देख रही है। तब सुधा कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी में उस नायक के साथ उसकी पत्नी भी आती है? हेमंत बाबू के चेहरे पर तनाव की छाया मंडराने लगी है। वे सुधा को हैरानी से देखते हुए पूछते हैं, इस बात पर तुम्हें हैरान होना चाहिए और तुम हंस रही हो? सुधा कुछ कहती नहीं, अपने गाल पर हाथ रखकर लैपटॉप पर कुछ देख रही है और मुस्कुरा रही है। हेमंत बाबू को सुधा एक रहस्यमय स्त्री की तरह देखती है। उनके अंदर से एक उबाल आता है कि वे पूछें कि सुधा तुम कौन हो, लेकिन उन्हें लगा कि ये सवाल ऐसा है जिसके निकल जाने के बाद वे खुद अपने ही बाँट से बिंध जाएंगे। वे कहानी का क्लाइमेक्स जानने के लिए जल्दी जल्दी पेज पलटते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। शायद उन्हें क्लाइमेक्स याद आ गया और वो कहानी के नायक की तरह मृत्यु के आसन्न जा रहे हैं। हेमंत बाबू जैसे जैसे क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं, उनका मृत्यु भय बढ़ने लगता है। वे बाहर देखते हैं तो उनकी हैरानी डर में बदलकर दावानल का रूप ले लेती है और उनकी तरफ लपकती है। ठीक वैसी ही रात होती जा रही है जैसी उनकी एक कहानी का नायक अपने 61वें साल के बर्थडे पर मरता है, जिसके अगले दिन उसकी पूर्व प्रेमिका उससे मिलने आने वाली होती है। वैसी ही रात बाहर बर्फ गिर रही है और नायक अपने घर की खिड़की के पास हाथ में पैग लिए अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। उसकी पत्नी उस बेड पर बैठी अपना पैग पी रही है, जिस बेड पर वे अपनी प्रेमिका से पहली बार हमसाया हुए थे। हेमंत बाबू इस बात से रिलैक्स महसूस करते हैं कि उनकी पत्नी सुधा तो पैग नहीं पी रही है, और ये अंतर कहानी के एलिमेंट और उसकी आज की तारीख के एलिमेंट में भेद कर रहा है, जिससे उनकी मृत्यु की संभावना खारिज होती है। इस बात से उनके अंदर मृत्यु के भय से मुक्ति का एहसास जगता है। वे एक लंबी सांस में लेकर कहानी में लिखी गई बातों को इस एक मुस्कुराहट के साथ झटकते हैं कि अब तक वो किस फालतू के संयोग और दुर्योग में फंसे हुए थे। वे अपना पैग बनाने के लिए जैसे ही पलटते हैं तो देखते हैं सुधा के हाथ में पैग लिए उन्हें चीयर्स करते हुए कहती है, चीयर्स फॉर योर लविंग रिक्वेस्ट टू टेकिंग पैग एंड आर एंड 18 years लव। हेमंत बाबू चीखते हैं, तुम्हें पता है ये लाइन इस स्टोरी के कैरेक्टर का है? सुधा अपनी मुस्कुराहट से खेलते हुए आंखें चौड़ी करके ऐसे देखती है मानो पूछ रही हो कि अच्छा तो ये बात है। सुधा के चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान है। वो जैसे ही पैग अंदर गटकती है, हेमंत बाबू को लगता है कि उनकी सांसें बाहर आ जाएंगी। वे सुधा की तरफ ऐसा न करने के लिए भागने को होते हैं तो उन्हें लगता है कि बाहर की बर्फबारी उनकी शिराओं और धमनियों में गिर रही है और उन्हें जमा रही है। सुधा दूसरा पैग लेती है और पूरा पैग एक साथ गटकना चाह रही है। हेमंत बाबू जैसे ही उसके पैग को से दूर फेंकने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उनका हाथ रुक जाता है। हेमंत बाबू अपनी घबराहट की हद को पार कर चुके हैं। वे जिंदगी की भीख मांगते हुए एक याचक की तरह कहते हैं, तुमने क्यों पी लिया आज? तुम तो मेरी सोच को पढ़ सकती हो सुधा, आज मेरे भय को क्यों नहीं देख पा रही? तुम समझने की कोशिश करो, ठीक वैसा ही इस कहानी में हुआ है जैसा आज मेरे साथ हो रहा है। इस कहानी के नायक की तरह अब मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ पढ़ो इस कहानी को, प्लीज़। हेमंत बाबू सुधा की तरफ अपनी कहानी फेंक देते हैं। सुधा पहली बार शराब पीने के झटके में आ चुकी है। उसे ये सब कुछ एक रोचक विवरण जैसा लग रहा है। उसके चेहरे पर नशे की हल्की चिकनी उत्तेजना शर्माया हो रही है। वो मुस्कुराती हुई पूछती है, अपने प्रेमिका से मिलने के पहले ऐसी घबराहट, ऐसा अनुमान ठीक नहीं माय लव। हेमंत बाबू घबराते हुए कहते हैं, जानती हो मैंने तुम्हारे हाथ से ये पैग क्यों नहीं छीना? क्योंकि इस कहानी का नायक ऐसा नहीं करता है। वो अपनी पत्नी के पैग को हाथ से झटक देता है, जैसे किसी के शर्ट पर कोई कीड़ा या कुछ गिरता है तो उसे झटक देता है। उसका पैग गिर जाता है और ग्लास टूट जाता है। हेमंत बाबू अपनी बेचैनी को थामते हुए कहते हैं, सुधा तुम समझने की कोशिश करो, कहानी ही सच होती है।
इसलिए मैं इस कहानी में घट चुकी घटनाओं को बदल देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ सुधा, तुम ही बचा सकती हो मुझे, जैसे आज तक तुमने मुझे बचाया है। प्लीज़ तुम इस कहानी को पढ़ो और ठीक उस नायक की पत्नी से उलट व्यवहार करो। बदल दो इस कहानी के कंटेंट को और मुझे बचा लो। सुधा पैक को मुंह में लिए हेमंत को ऐसे देखती है और कहती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है पार्टनर? हेमंत सुधा की इस बात पर कांप जाती है। सुधा कहती है, अब ये मत कहना कि ये लाइन भी तुम्हारी कहानी में है, क्योंकि ये लाइन कहानी की नहीं, कमलेश्वर के पत्र की है। आई एम राइट माई गोल लव। इतना क्या कि सुधा अपने वाइन ग्लास को पलटकर झुलाने लगती है और आंखें दबाकर कहती है, प्लीज़ एक और बना दो ना। हेमंत बाबू को लगता है कि वो दम तोड़ने और दम बचाने की बातों के बीच पिस रहे हैं। उनको खुद पर कई बातों को लेकर गुस्सा आ रहा है। वे बड़बड़ाते हैं, क्या ज़रूरत थी रूम की सफाई करने की? क्या ज़रूरत थी अपने किरदार को 61-60 की उम्र में मारने की? पल भर में उन्हें लगा कि उनकी धड़कनें उनके सीने को फाड़ते हुए बाहर आ जाएंगी। हेमंत बाबू उफान मारती धड़कनों को शांत करना चाह रहे हैं। हेमंत बाबू को लगता है कि कोई आखिरी सांस है जिसे वो अपनी पूरी ताकत के साथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में वो डर जाते हैं कि सांस बचाने के क्रम में सांस दम न तोड़ दे। इस आशंका में वे अपनी बचाई हुई आखिरी सांस में से एक छोटा टुकड़ा छोड़ते हैं। टुकड़ा छोड़ते हुए उम्मीद में रहते हैं कि एक सांस उधर से और लौट आए। लेकिन टुकड़ा छोड़ने के बाद वे इस बात से इतना घबरा जाते हैं कि कहीं उधर से एक सांस नहीं आई तो। इस घबराहट में वे अपने छोड़े हुए टुकड़े को फिर पकड़ लेते हैं और उसे और दबाकर तब तक रखते हैं जब तक उन्हें लग नहीं जाता कि सांस बचाने के क्रम में वे कामयाब हो गए हैं। अचानक हेमंत बाबू चीखते हैं, मैं कहानी का लेखक हूँ, मैं इसकी तारीख बदल सकता हूँ, उसके किरदार की उम्र को बदल सकता हूँ। इस लिहाज से 61 की उम्र बढ़ाकर और आगे खिसक सकती है और मैं मरने से बच सकता हूँ। वे सुधा के पास जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, कहानी में नायक रात के 1 बजे मरता है और अभी 12 बजने में 4 घंटे बाकी हैं। मैं 3 घंटे में पूरी कहानी बदल दूंगा सुधा। सुधा अपना अंगूठा दिखाकर ऑल द बेस्ट कहती है। हेमंत बाबू पेज लेकर कहानी को लिखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बर्फ और ज़्यादा गिर रही है। सुधा उनके पास आकर कहती है कि क्या क्या बदला तुमने कहानी में? हेमंत बाबू एक उत्साह के साथ कहते हैं कि अगर मैं कहानी में 1 साल के अंदर 24 महीने कर दूँ तो? सुधा कुछ कहे इससे पहले कहते हैं कि ऐसा ही करना होगा। हेमंत बाबू खुश हैं कि वे तारीख बदल रहे हैं। इस बार वे पानी पीते हैं। उन्हें लगता है कि साल को 24 करना ज़्यादा हो रहा है। वे 20 करते हैं। 20 करने के बाद जब वे सब चेंज करते हैं तो उन्हें लगता है कि ज़्यादा हो रहा है। वे 15 करते हैं। वे सुधा से पूछते हैं, बर्फबारी कुछ कम हुई है? सुधा मुँह बना लेती है। हेमंत बाबू घड़ी को देखते हैं और कहते हैं, अभी 1 ही घंटा बीता है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं अभी जिन सांसों के टुकड़े को छोड़ पकड़ रहा हूँ, इन घंटों में कुछ कम हुआ है और मैं एक बार फिर कह सकता हूँ, चीख चीख के कह सकता हूँ कि रचना ही बचना है। इनफैक्ट अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जी कर रहा है सिर्फ 1 फरवरी के 28 को 29 कर देता हूँ। अगर एक दिन बच गया तो उससे मिल लिया तो मैं हमेशा के लिए बच जाऊँगा, ये मैं जानता हूँ। सुधा फिर अंगूठा दिखाकर ऑल द बेस्ट कहती है। हेमंत बाबू लगातार लिखते जा रहे हैं। सुधा कहती है, कुछ खा लेते हैं। तभी घड़ी का घंटा बजता है। अब रात के 11 बज गए हैं। हेमंत व्यास का गला सूख जाता है और लगता है कि बचाई हुई सांसें निकल रही हैं। वे हाँफते हुए कहानी को देखते हैं। कहानी पर देखने से, उनके प्रकाश से उसकी आंखें चौंधियाती हैं और अचानक उनके अंदर कुछ टूटता है। वे सुधा से कहते हैं कि जिन तारीखों में उनका किरदार मरा था और अगले दिन उसकी प्रेमिका उसके पास फूलों का गुच्छा लेकर आती है, अगर तारीख को बदल दिया तो क्या वो अगले दिन मिलने आएगी? एक तारीख बदलती है तो तारीख की अनगिनत शाखें एक साथ बदल सकती हैं। क्या वो बदलती तारीख के साथ आएगी? सुधा हंसकर कहती है, आएगी, ज़रूर आएगी। तुम्हारे 38 साल का इंतज़ार जाया नहीं होगा माई गोल्ड लव। हेमंत बाबू पेज पर कलम को छोड़ देते हैं, मानो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया है। वे सुधा को एक गहरे भाव से देखते हैं, जैसे सुधा ही उनका हासिल है। लेकिन वे जानते हैं अनन्या के सच को, अपनी ज़िंदगी में उसकी उपस्थिति को। इसलिए सुधा से अपना संशय जाहिर करते हैं। कहते हैं, अगर तारीख बदल दिया तो हो सकता है कि मेरे मरने के बाद भी वो मुझसे मिलने ना आए।
जैसे कहानी में उसकी प्रेमिका अगले दिन बुके लेकर मिलने आती है। सुधा कहती है, फिर भी मैं तुम्हारे पास रहूंगी। सुधा के चेहरे पर अब भी एक निश्चल मुस्कान है और वाइन का नशा उसकी मुस्कान में एक चमक भर रहा है। लेकिन हेमंत बाबू को सुधा किसी काली छाया में बदलती हुई सी दिखने लगी है। वे गुस्से में सुधा के पैर को अपने हाथ से मार देते हैं। पैर सुधा के हाथ से छूटकर गिरता है और टूट जाता है। अपनी इस हरकत से वे एकदम डर जाते हैं। डर के मारे सुधा के पास से अपना कदम पीछे खींचने लगते हैं और जाकर दीवार के सहारे अपने को टिका लेते हैं। सुधा ये देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ? हेमंत बाबू कुछ नहीं बोलते। उन्हें लगता है कि उनके शरीर का सारा खून पानी बन गया है। वे खुद को खड़ा नहीं कर पा रहे। वे पास में पड़ी कुर्सी पर जाकर धम्म से बैठ जाते हैं। सुधा ये देखकर उठती है, लेकिन लड़खड़ाकर गिरने को होती है। खुद को संभालती हुई हेमंत के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ? अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? हॉस्पिटल ले चलो। हेमंत उसे देखते हैं और कहते हैं, ये तुम नहीं, कहानी के नायक की पत्नी पूछ रही है। अब सुधा को भी डर लगने लगता है, लेकिन उसके लिए ये यकीन करना कठिन है कि ये सारा कुछ कहानी में घटी हुई घटनाएं हैं। वो हेमंत से फिर हॉस्पिटल चलने की बात कहती है तो हेमंत अपनी उबाल को दबाते हुए कहते हैं, तुम फिर कहानी की बात कर रही हो। सुधा अब एकदम डर जाती है और हेमंत से नज़र हटाकर पड़ी हुई कहानी को देखती है। कहानी के पन्ने हल्के हल्के हिल रहे हैं। सुधा धीरे धीरे कहानी की तरफ बढ़ती है और कहानी पढ़ने लगती है। कहानी पढ़कर ख़त्म करने के बाद कहती है, तुम बिना मतलब डर रहे हो। ये महज एक संयोग है कि एक आदमी रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलने जाता है और मिलने के एक दिन पहले उसकी प्रेमिका का तार आता है कि वो ज़रूरी काम से दिल्ली जा रही है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। अरे इस ज़माने में तार कहाँ से आएगा? आपकी अनन्या अभी भी तार भेजती है? सुधा की बातें सुन के हेमंत बाबू थोड़ा रिलैक्स होते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी डर बचा हुआ है। वे उस डर से निकलने के लिए कहानी की साम्यताओं को भी खारिज करने की लालसा से कहते हैं, लेकिन कहानी में 38 सालों का जो कोइंसिडेंस है वो उसका क्या? तुम तो जानती हो 1978 में मेरा ब्रेकअप हुआ था। उस लिहाज से 38 साल का मेरा भी इंतज़ार है। सुधा हंसती हुई कहती है, तुम तो सन 78 से ऐसे डर रहे हो जैसे कि सन 75 हो, और तुम फिक्शन लेखक, और वो एक नेतृत्व शास्त्री था। वो मिट चुकी है, सभ्यताओं और आदिवासियों पर लिखता था। वो प्रोफेसर था, तुम पत्रकार हो। सुधा हेमंत को और रिलैक्स करती हुई कहती है, पहली बार पीने की खुमारी को तुमने क्या मज़ा चखाया मुझे। मैं एकदम से डर गई थी। सुधा अपने और हेमंत के लिए पैक बनाती है। दोनों चेयर्स करके फिर पीते हैं। तभी दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सुधा ध्यान नहीं देती, लेकिन सायरन की आवाज़ पर हेमंत बाबू अपना कान टिका देते हैं। उनका डर फिर बढ़ जाता है। वे घबराते हुए कहते हैं, सुन रही हो ये आवाज़? कहानी का नायक अपनी पत्नी से पूछता है कि ये पुलिस की सायरन की आवाज़ है या एम्बुलेंस की, और मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूँ। सायरन की आवाज़ सुन के सुधा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। दोनों के बीच एक चुप्पी सी छा जाती है। बाहर बर्फ़ का गिरना और तेज़ हो जाता है। कमरे के अंदर एक बर्फीली हवा का झोंका आता है और दोनों को एक झटका देते हुए कपा जाता है। हेमंत बाबू खिड़की बंद करते हैं और सुधा को चादर देते हैं। फिर पूरे पैर को एक घूंट में उड़ेल देते हैं। बर्फ़ शीशे की खिड़की पर जमने लगती है। अब सुधा का डर बढ़ता जाता है। वो झटके में उठती है और कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं सामान पैक करती हूँ, किसी होटल में ठहर जाएंगे। वो जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगती है। तुम केयर टेकर को फ़ोन करो। वो जैसे ही फ़ोन हेमंत को देने के लिए उठती है, फ़ोन बज उठता है। फ़ोन की स्क्रीन पर अनन्या का नाम ब्लिंक होने लगता है। हेमंत पूछते हैं, फ़ोन किसका है? सुधा कहती है, नहीं हेमंत। हेमंत को एक भय से देखती है। हेमंत समझ जाते हैं कि किसका फ़ोन है। उनके चेहरे पर कहानी के सच को स्वीकार करने का भाव आ जाता है। हेमंत बाबू आराम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सिगरेट जलाते हैं। सुधा कहती है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। कहानी में नायक अपने पैतृक घर में अपनी प्रेमिका का इंतज़ार करता है और मरता है। हम इस घर को छोड़ देंगे। हेमंत अपनी लाचार हंसी को खोलते हुए कहते हैं, लेकिन कहानी में नायक की पत्नी घर छोड़ने की बात करती है। सुधा का डर बदहवाशी में बदलने लगता है। वो कांपते और घबराते हुए सामान को उठाने लगती है ताकि हेमंत जाने के लिए तैयार हो सके, लेकिन हेमंत बाबू उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। काल से कहाँ तक भागा जा सकता है माय गोल्ड लव।
वो सिगरेट पीते हुए दरवाज़ा और खिड़की खोल देते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं। बाहर बिल्कुल शांति है। बर्फ़ के बीच लैंप पोस्ट अपनी आँच लिए जूझता हुआ मालूम पड़ता है। सुधा हेमंत के पास आती है और कहती है, प्लीज़ चलो यहाँ से। हेमंत पैक बनाते हैं और कहते हैं, तुम क्यों डर रही हो? मरना तो मुझे है। सुधा की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसके अंदर गुस्से की लहर उठती है। मैं सच कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ तुम नहीं मरोगी, मैं भी मार लूँगी खुद को। मैं किसी भी हाल में इस कहानी को सच नहीं होने दूँगी। तुम चलो यहाँ से प्लीज़। हेमंत सुधा के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हेमंत अभी इतना कहते हैं तभी फ़ोन पर एक मैसेज आता है। हेमंत मानो अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुके हैं। वे कहते हैं, शायद ये उसका तार है। वे मैसेज पढ़ने के लिए फ़ोन उठाते हैं तो सुधा उनका हाथ पकड़ लेती है। हेमंत बाबू सुधा को प्यार से देखते हैं और उसके हाथ को पकड़कर बेड पर बिठाते हैं। फिर सुधा के लिए पैक बनाते हुए कहते हैं, जब पल पल मौत करीब आती हुई दिखाई दे तो पल पल ज़िंदगी की बात करनी चाहिए। तुम जानती हो, ये अनन्या की सबसे कम चर्चित कहानी की लाइन है। सुधा एक लंबी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती है तो हेमंत बाबू उसके कंधे को दबाते हुए कहते हैं, और मैंने इस कहानी का क्लाइमेक्स पहले ये नहीं रखा था। पहले क्लाइमेक्स में जब नायक उसका पैक फेंकता है तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है और आखिर में उसकी पत्नी उसे मार देती है। सुधा हेमंत को और कस के पकड़ लेती है। हेमंत सुधा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, लेकिन तुम मेरे साथ हो और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। हेमंत बाबू सुधा के हाथों में अपना हाथ लेते हैं और डांस करते हैं। डांस करते हुए अपनी टोपी उठाकर सिर पे लगा लेते हैं। दोनों खुश होने की कोशिश करते हैं और नृत्य उनकी कोशिशों को अपने में डुबोने लगता है। वे नाचते नाचते थकन के छोर पर पहुंचकर भी अपना नाचना नहीं रोकते। सुधा घड़ी की तरफ देखती है तो हेमंत उसका चेहरा घुमाकर अपनी तरफ कर लेते हैं। हेमंत बाबू अपना बर्थडे केक काटते हैं और सुधा को खिलाते हैं। फिर दोनों नाचने लगते हैं। घड़ी में कभी भी 1 बजे का घंटा बज सकता है। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखने के भाव से देखते हैं। घड़ी की सुई 1 बजाने को होती है। जैसे ही घड़ी का घंटा बजता है, दूसरी तरफ दरवाजे पर दस्तक होती है। इस दस्तक पर सुधा अपनी आंखें बंद करके हेमंत बाबू को पूरी ताकत से पकड़ लेती है, लेकिन हेमंत बाबू दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर खड़ी अनन्या के चेहरे पर दम तोड़ती हैरानी है। ठीक यही हैरानी सुधा के पास भी है। हैरानी अपना दायरा बढ़ाए इससे पहले अनन्या का ड्राइवर पूछता है, गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? अनन्या ड्राइवर से कुछ कहे बिना अंदर की तरफ बढ़ती है। तेज़ बर्फीली हवा से बिस्तर पर फड़फड़ाते हुए कहानी के पन्ने पर एक जादुई शक्ति की तरह अनन्या को अपनी तरफ खींचते हैं। कमरे में भय का दबाव इतना भरा हुआ था कि उसकी शांति अभी भी भय से भरी हुई लगती है, और सुधा इस भय के नीचे छटपटाती हुई और हेमंत से उस कहानी के दूसरे क्लाइमेक्स के बारे में इशारा करना चाहती है, जिसमें नायक की पत्नी नायक को मार देती है, लेकिन कहानी अब अनन्या के हाथ में है। अनन्या के चेहरे पर मुस्कान की एक छवि कौंधती है। वो उस छवि को जज्ब करने की कोशिश में होती है कि उसे लगता है उसकी मुस्कान बारिश की तरह बरस जाएगी। वो सोच रही है कि इस बारिश को बरसने दिया जाए या नहीं। तभी कमरे में एक दबी हुई चीख से लिपटी एक कराह उठती है। अनन्या की बारिश फटे हुए सफ़ेद बादल की तरह बिखर जाती है। हेमंत बाबू दीवार के सहारे खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर से निकलता हुआ खून उनके पैरों के नीचे आ जाता है। वे फिसल कर गिर जाते हैं। अनन्या खून से लिथड़े हेमंत को देखती है और उसकी आंखें फैलती जा रही हैं। सुधा चाकू फेंकते हुए निर्लिप्त भाव से कहती है, अनन्या, तुम्हें समय से पहले नहीं आना चाहिए था। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन सच यही है कि मैं इस तारीख से बिल्कुल अनजान थी। तुम्हारे हाथ से ना सही, मेरे हाथ से ही ये तो होना ही था। अनन्या की फैली हुई आंखें एक चमत्कार की तरह चमकती हैं। उसकी फैली हुई आंखों के नीचे मुस्कान की एक छवि और कौंधती है। उसकी बारिश के बादल जो बिखर गए थे फिर से जुड़ने लगते हैं। वो इस बारिश को बरसने दे रही है। कमरा जो अब तक एक भय से घिरा हुआ था, वहाँ अब 2 हंसी गूंज रही है। बाहर की बर्फबारी कम होती जा रही है, लेकिन कमरे की हंसी बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच।